चलिए तो स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट वीक में जो इम्पोर्टेंट बात हमने की थी एक बार उनको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं और फिर उसके बाद आज की जो नए क्वेश्चंस हैं उनको देखना स्टार्ट करेंगे। तो हमने बात की थी लास्ट वीक में कि मोल क्या होता है, व्हाट इज मोल। तो मोल इज जस्ट अ नंबर, केवल एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। और मोल रिप्रेजेंट क्या करता है कि नंबर ऑफ एटम्स, 1 मोल नंबर ऑफ एटम्स का जो मास है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1 मोल नंबर ऑफ एटम्स का जो मास है, क्योंकि एक सिंगल एटम का मास बहुत कम होता है और डे टू डे लाइफ में जो हम यूनिट्स यूज करते हैं मास की, जैसे ग्राम या किलोग्राम, उनकी टर्म में उसके मास को एक्सप्रेस करना जरूरी है, तब हमें अच्छे से कैलकुलेशंस वगैरह हो पाएंगी। तो व्हाट इज मोल? मोल इज अ नंबर अप्रोक्सीमेटली 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बहुत बड़ा नंबर है, 6022, फिर आगे इतने सारे जीरोस। तो अवोगाद्रो, ये जो नंबर है इसका नाम है अवोगाद्रो नंबर। निकाला जॉन पेरिन ने था, लेकिन नाम उन्होंने अवोगाद्रो के नाम पे इसका नाम रखा है। तो ये नंबर हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवोगाद्रो नंबर इज अप्रोक्सीमेटली 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये एक नंबर है केवल, और इतने नंबर ऑफ एटम्स या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो मास है उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसे? मोलर मास। क्या बोला जाता है उसे? मोलर मास। अवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स का मास इज मोलर मास। ये मोलर मास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? केवल हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1 ग्राम। मतलब क्या है इस बात का कि हाइड्रोजन के अवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो उनका मास कितना आएगा? 1 ग्राम। हीलियम का मोलर मास जानते हैं आप? हीलियम का 4 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम। हीलियम के एक एटम का मास याद रखने की जगह हम हर एलिमेंट या कंपाउंड के अवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मास याद रखेंगे और उसी को यूज करेंगे। तो हीलियम सबसे सिंपल एलिमेंट है, हाइड्रोजन दूसरे नंबर पे आता है हीलियम। हीलियम का मोलर मास कितना होता है? याद भी रखना है ये। हीलियम का मोलर मास कितना होता है? 4 ग्राम। मतलब क्या है इस बात का कि हीलियम के कितने हीलियम के कितने 6.022 इंटू 23 एटम्स को आप जमा करें और उनका मास करेंगे तो आपको कितना मास मिलेगा? करीब 4 ग्राम। तो मोलर मास अलग अलग एलिमेंट्स, और फिर बाद में हम कंपाउंड्स पे भी आएंगे। पहले एलिमेंट्स की बात करेंगे, एलिमेंट्स से मिलके ही कंपाउंड्स बनेंगे। तो अलग अलग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के एटम या मॉलिक्यूल का मास याद नहीं रखेंगे हम क्या याद रखेंगे? उनका मोलर मास। और मोलर मास का मतलब क्या है, मोलर मास का मीनिंग क्या है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मोलर मास का मतलब है अवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मास जो है वो मोलर मास होगा। जैसे कार्बन की बात करें, अकेले कार्बन एटम का कुछ मास होगा, बट हमें अकेले कार्बन एटम का मास याद नहीं रखना है। हमें याद रखना है कि कार्बन के अवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास क्या होगा। कार्बन के अवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास क्या होगा, ये हमें याद रखना है। तो जानते हैं बेटा, कार्बन का 12। एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पर हम फोकस कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर मोस्ट प्रोबेबली पहले भी आपने देखा होगा 8th 9th 10th में।
कि कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक मास करीब करीब, हमेशा तो नहीं, लेकिन कार्बन के केस में जैसे 6 ग्राम होता है, उसका 6 AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन हम AMU में डील नहीं करेंगे ज़्यादा, हम ज़्यादा ग्राम्स में डील करेंगे। तो AMU में जो मास होता है, AMU बहुत छोटी यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU में जो वैल्यू आती है वही वैल्यू मोलर मास की भी होती है, बट मोलर मास की यूनिट क्या है? ग्राम, जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, मास की यूनिट किलोग्राम, ग्राम। तो हमारे लिए ये नंबर इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन की बात करें अगर, तो कार्बन के एक एटम का मास तो बहुत कम है। एक एटम का मास हम याद नहीं रखेंगे, हम याद रखेंगे कि कार्बन के अवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना होता है। तो कितना होता है कार्बन के अवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास? करीब करीब 12। ऐसे ही ऑक्सीजन एटम की बात करें, ऑक्सीजन एटम का मास, एक अकेले एटम का मास याद नहीं रखेंगे हम, उसका अवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास याद रखेंगे। कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। तो ऑक्सीजन के इतने एटम आप जमा करेंगे तो उनका मास कितना निकल के आएगा? करीब 16 ग्राम। करीब बोल रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रॉक्स वैल्यू ही होती है, बट 16 ग्राम से थोड़ा सा कम आता है। बट हम 16 ग्राम यूज करेंगे बहुत बार कैलकुलेशन ऑक्सीजन के लिए। ऐसे करके हर एलिमेंट का एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा हमको, या फिर डेटा दिया होगा आपको एग्जाम में, या हमें जो नॉर्मल एटम्स हैं, जो कॉमन एटम्स हैं, उनका तो याद रखना ही है। खासकर जो पहले 20 हैं वो तो बहुत ज़्यादा यूज होंगे। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो हैं, टोटल हमारे 108 एलिमेंट, 110 एलिमेंट्स हैं, बट सबका याद नहीं रखना है हमको, लेकिन पहले 20 का ज़रूर याद रखना है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की एक बार बात करें तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। ये पहले 10 हो गए। फिर उसके बाद 11 से 20 कौन कौन से हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर पोटेशियम एंड कैल्शियम। इनको याद रखने की ट्रिक्स भी बताई गई हैं पिछले लेक्चर्स में। फर्स्ट 20 पूरा सीक्वेंस ऑर्डर हमें याद होना चाहिए। उनके एटॉमिक नंबर तो वही है जो उनका नंबर है, जो उनका सीक्वेंस में नंबर है वही उनका एटॉमिक नंबर है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनी है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनी है, बट एटॉमिक मास कितना होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो उसके लिए भी ट्रिक बताई गई है। पहले 20 के लिए ट्रिक बताई गई है। क्या है वो ट्रिक? जो इवन नंबर वाले होंगे, जो इवन नंबर है जिनका एटॉमिक, उनका मास नंबर के लिए सिंपली क्या कर देना है? मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, तो उसका मास नंबर 16। और जिनका ऑड एटॉमिक नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। ये सारी ट्रिक्स पिछले वीक कराई गई है बेटा, ये याद रखनी है। लेकिन 4 एक्सेप्शन है 20 में से। 20 में से 4 एलिमेंट एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑड नंबर है, उसका मास नंबर भी 1 ही होता है, उसमें डबल करके प्लस 1 नहीं करना पड़ता हाइड्रोजन में। दूसरा एक्सेप्शन कौन सा है? बेरिलियम। बेरिलियम एक्सेप्शन है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4। तो बाय रूल क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, बट 8 नहीं होता उसका। कितना होता है उसका? 9। बेरिलियम एक्सेप्शन है। तीसरा एक्सेप्शन क्या है? नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, तो भाई रूल उसका मास नंबर क्या होना चाहिए 15, लेकिन 15 नहीं होता, क्या होता है 14। और आखिरी एक्सेप्शन है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, काउंट करिए, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। तो भाई रूल 36 होना चाहिए उसका मास नंबर, लेकिन 36 नहीं होता। कितना होता है आर्गन का, आर्गन का पता है, याद है 40। ये 4 एक्सेप्शन है पहले 20 में से। पहले 20 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फर्स्ट 20 और 21 to 30 वाले भी यूज होंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बेटा, धीरे धीरे ये हमको याद होते जाएंगे। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स में यूज करते रहेंगे हम, वैसे वैसे याद होते रहेंगे। लेकिन पहले 20 का याद रखने का तरीका जो बताया है वो याद रखना है आपको, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक मास और उसी से रिलेटेड मोलर मास। मोलर मास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिर से, व्हाट इज मोलर मास, मोलर मास का मतलब बताइए बेटा, मास ऑफ कितने कितने एटम्स का मास या कितने मॉलिक्यूल्स का मास, अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल का मास, दैट विल बी आर मोलर मास। एलिमेंट्स का याद रहेगा तो फिर कंपाउंड्स का भी निकाल सकते हैं हम। एलिमेंट्स का याद रहेगा तो कंपाउंड्स का भी मोलर मास निकाल सकते हैं। अब जैसे कोई कंपाउंड बना, जैसे कॉमन कंपाउंड्स लेते हैं, कंपाउंड है O2, ऑक्सीजन अकेले, अकेला एटम ऑक्सीजन का और O2, जो गैसियस फेज में हमारे आसपास ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है, उसमें अकेले ऑक्सीजन के एटम नहीं घूम रहे होते हैं। एक्चुअली 2 ऑक्सीजन मिलके मॉलिक्यूल बना लेते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे सब, बट 2 ऑक्सीजन मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल घूम रहा होता है आसपास। तो ऑक्सीजन गैस O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आप देखेंगे तो उसमें 2 ऑक्सीजन के एटम जुड़े होंगे। अकेले ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है बेटा, अकेले ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, बट O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 32, 16 + 16, मतलब O2 के अवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप लेंगे तो आपको कितना मास मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 32 ग्राम, 32 ग्राम। अकेले O2 का मास बहुत कम होगा, अकेले O2 मॉलिक्यूल का मास बहुत कम होगा, लेकिन उसके अवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास क्या होगा बेटा 32 ग्राम। जैसे एक और कॉमन कंपाउंड ले लूं CO2, जानते हैं सब CO2 नाम क्या होता है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जरा उसका बताएंगे मुझे, निकालिए जरा। कार्बन का, अकेले कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32, 32 + 16, 32 + 12 सॉरी 32 + 12 44। मतलब क्या हुआ इस बात का कि CO2 के कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स, अवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा 44 ग्राम, 44 ग्राम। एक और ले लें कॉमन कंपाउंड H2O, जानते हैं H2O कॉमन नेम क्या है H2O का, वाटर। H2O बहुत कॉमन कंपाउंड है हमारे लिए, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। H2O का कितना मोलर मास हो गया बेटा, अकेले हाइड्रोजन का 1, वहां 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 2, और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, अकेले ऑक्सीजन का 16, तो 16 + 2, 16 + 2 18। मतलब क्या हुआ 18 का, ये नंबर क्या सिग्निफाई कर रहा है कि H2O के कितने मॉलिक्यूल्स, अवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास क्या होगा बेटा 18 ग्राम। ये समझ रहे हैं, एलिमेंट्स के मास याद रखने हैं और उनसे मिलके जो कंपाउंड्स बनेंगे
फिर उनके मोलर मास हम निकालेंगे। ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लगातार यूज करेंगे इसको। जब केमिकल इक्वेशंस पे उतरेंगे हम, तब हम मोलर मास का यूज करेंगे। तो पहले 20 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और 21 to 30 याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 21 to 30 को भी याद रखेंगे तो उसकी ट्रिक वगैरह सब बताई गई है, कैसे उनके एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास याद रखने हैं। और जो एटॉमिक मास की वैल्यू है वही मोलर मास की भी वैल्यू हो जाएगी ग्राम में, ठीक है। एटॉमिक मास एएमयू में होता है, लेकिन मोलर मास ग्राम्स में होगा, बट न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है। अब मोलर मास का मतलब बार बार दिमाग में बैठा लेना है बेटा। मोलर मास का मतलब क्या है? अवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मास इज मोलर मास। चलिए, तो अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, इसके बाद हमने पिछली क्लास का एंड किया था गैस लॉस से। क्योंकि बहुत बार क्या होगा, हमें गैसियस फेज में मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करवाएंगे, हम गैसियस फेज में रिएक्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स, तो गैस लॉज आना बहुत जरूरी है। तो टोटल कितने गैस लॉज हैं? टोटल कितने गैस लॉज हैं? नाम क्या क्या उनके? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये-लुसाक लॉ एंड अवोगाद्रोस लॉ। टोटल 4 गैस लॉज हैं। बट अगर आप इन चारों को नाम से याद ना भी रखें चलेगा, लेकिन जो इन चारों को कंबाइन करके एंड रिजल्ट मिलता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल इक्वेशन एक एक करके याद ना भी रखें, क्योंकि उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे। बॉयल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, चार्ल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, ये-लुसाक ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, और अवोगाद्रो ने उन एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड अपना लॉ दिया। बट हमें ये इंडिविजुअली याद ना रखने की जगह एक सिंगल इक्वेशन याद रखनी है, जो इन चारों का कंबाइंड रिजल्ट है। चारों का जो कंबाइंड रिजल्ट है वो हम याद रखेंगे और उसको यूज करेंगे। चारों को एक एक याद ना करने की जगह हम चारों का कंबाइंड रिजल्ट एक साथ याद रखेंगे। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। नाम क्या बेटा उस इक्वेशन का? आइडियल गैस इक्वेशन। नाम क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। केवल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज होगी, बहुत बहुत यूज होगी फिजिक्स में भी। नाम क्या है इक्वेशन का? आइडियल गैस इक्वेशन। और शक्ल क्या है इक्वेशन की? PV is equal to nRT, where P stands for pressure, V stands for volume of gas, N stands for number of moles, R is constant। नाम क्या है उस कांस्टेंट का? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T stands for टेम्परेचर। यूनिट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की, और कैपिटल आर की वैल्यू। तो लास्ट क्लास में हम यहीं तक पहुंचे थे। ये चारों लॉस को कंबाइन कर देते हैं जब, तो एक सिंगल इक्वेशन जो बनती है, जो सिंगल इक्वेशन बनती है उसको देखेंगे बेटा आज हम, और उस पर बेस क्वेश्चन भी करेंगे। तो सिंगल इक्वेशन जो गैसेस को डील करने में हमें हेल्प करेगी, इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। फिर से P किसके लिए स्टैंड कर रहा है बेटा? प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल जब एक कंटेनर में बंद होते हैं तो वो मूव कर रहे होते हैं और कंटेनर की दीवार से टकराते हैं, तो कंटेनर की दीवार पे वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं। दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। लास्ट वीक में बात हुई है प्रेशर के बारे में। V तो सिंपली क्या है? वॉल्यूम। कितना कंटेनर का वॉल्यूम है, क्योंकि गैस क्या करती है? पूरी वॉल्यूम एक्वायर कर लेती है। N इज नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल का मतलब क्या है बेटा? एक मोल का मतलब क्या है? अवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, ये एक मोल का मतलब है। अगर मैं 2 मोल बोल दूंगा तो मतलब क्या होगा उसका? डबल द अवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 50 मोल बोल दूंगा तो 50 टाइम्स अवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो N इज व्हाट? स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ
मोल्स आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और कैपिटल टी टेम्परेचर। बेटा मैं बता दूं आपको, ये एक अलग से चैप्टर था, पूरा का पूरा अलग से चैप्टर था, गैसियस स्टेट करके चैप्टर का नाम था, लेकिन 2024 के सिलेबस से वो हटा दिया गया, एनसीईआरटी से भी हटा दिया गया। बट हमें पढ़ना ये बहुत जरूरी है, बिना इसके हम मोल कंसेप्ट और आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर था कि मोल कंसेप्ट से भी पहले इसको पढ़ाया जाता था। मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले गैसियस स्टेट पढ़ाया जाता था, फिर उसके बाद हम मोल कंसेप्ट पढ़ते थे। लेकिन अभी ये चैप्टर हट गया है सिलेबस से, एनसीईआरटी से भी हटा दिया गया है। रीजन उसका ये है क्योंकि ये चैप्टर दो जगह था, केमिस्ट्री में भी था और फिजिक्स में भी था। फिजिक्स में अभी भी है, फिजिक्स में अभी भी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करके टेम्परेचर चैप्टर है, बट वो हम बाद में पढ़ते हैं। फिजिक्स में शुरुआत वहां से नहीं करते हम, शुरुआत में हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में गैस के बारे में बाद में पढ़ते हैं, बट उतना हम वेट नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी से थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन लेना जरूरी है। इसीलिए आइडियल गैस इक्वेशन इसी चैप्टर के साथ मिक्स करके पढ़ाई जा रही है। ठीक है, सिलेबस से हट गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस्तेमाल नहीं होगा ना। भले ही उसके स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएंगे गैसियस स्टेट के, लेकिन गैसेस को तो हमें डील करना पड़ेगा लगातार, हमें लगातार डील करते रहना पड़ेगा गैसेस को। इसलिए गैस लॉ पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, तभी हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे यहाँ मोल कंसेप्ट और आगे के चैप्टर्स। तो इसलिए अलग से एक चैप्टर के फॉर्म में नहीं करा रहा हूं मैं आपको गैस, जो गैस के लॉज हैं, बट हम उसका एक इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी है। और हमारे लिए जो मुद्दे की बात है, जो काम की बात है, वो है ये वाली इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन से हमें डील करना है। नाम क्या है फिर से इस इक्वेशन का? आइडियल गैस इक्वेशन। और इक्वेशन की शक्ल क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये इक्वेशन आई है चार लॉस को मिक्स करके, बट वो चार लॉस में इंडिविजुअली याद रखने को नहीं बोलूंगा आपको, अब उनका अल्टीमेट रिजल्ट याद रखिए। एक सिंगल इक्वेशन याद रखिए, सिंगल इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, बट जो इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन तो याद रहेगी मोस्ट प्रोबेबली आपको, हर किसी को याद रहेगी, सिंपल सी इक्वेशन है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। बट इंपॉर्टेंट है बेटा इनकी यूनिट्स, किस यूनिट में आप यूज कर रहे हैं। और प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स होती है, वॉल्यूम की भी अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं। एन और टी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एन और टी की सिंगल यूनिट्स हैं जो यूज करनी है हमको। एन की यूनिट पहले बात कर लेते हैं, एन की यूनिट हमेशा क्या रहने वाली है? मोल्स। आप कभी भी इस इक्वेशन को यूज करें, एन की जो डेटा दिया भी रहेगा वो मोल्स में ही दिया रहेगा, हमेशा। नहीं दिया होगा तो हम कन्वर्ट कर लेंगे मोल्स में। तो एन की यूनिट क्या है? हमेशा मोल्स। टी की यूनिट भी हमेशा क्या यूज करनी है हमको? केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं। क्या यूज करनी है टी की यूनिट? केल्विन। केल्विन एब्सोल्यूट यूनिट है, डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट यूनिट नहीं है। हाँ, डे टू डे लाइफ में हम डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है? जब लिक्विड वाटर फ्रीज हो रहा होता है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बेटा? जब लिक्विड वाटर बॉईल कर रहा होता है। 0 से 100 और भी टेम्परेचर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं केवल 0 से 100 ही होते हैं। डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव टेम्परेचर भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस में 100 से बड़ा टेम्परेचर भी हो सकता है। बट हम डिग्री सेल्सियस में यूज नहीं करेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जब भी हमको रखनी होगी वैल्यू, तो हमेशा किस में रखेंगे बेटा? केल्विन। और क्या आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना आता है? दिखाया गया लास्ट वीक में। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन प्लस, नहीं, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? माइनस। माइनस कितना नंबर है? 273। जैसे अगर आप डिग्री सेल्सियस में 0 डालेंगे तो केल्विन में क्या टेम्परेचर वैल्यू आ जाएगी? +273।
केल्विन का टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नेगेटिव भी हो सकता है। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो होता है उसको एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं, इट इज 0 केल्विन। और 0 केल्विन का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना है? -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हम लगातार यूज करेंगे बेटा अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए इस फॉर्मूले की मदद से। फ़ारेनहाइट पर नहीं आएंगे क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पर याद ना भी रखें आप चलेगा, बट डिग्री सेल्सियस और केल्विन में इंटर कन्वर्जन अच्छे से आना चाहिए। बट जो इंपॉर्टेंट थी वो थी प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स। वॉल्यूम की 2 यूनिट्स कॉमनली यूज होती हैं, एक एसआई यूनिट है और एक डे टू डे लाइफ वाली यूनिट है। एसआई यूनिट क्या है बेटा वॉल्यूम की? मीटर क्यूब। डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली यूनिट क्या है बेटा? लीटर। इनमें इंटर कन्वर्जन बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटा बहुत बार क्या होगा, हमें लीटर्स में दिया होगा और हमें उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी, या फिर लीटर में दिया होगा और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। तो इसकी जो 2 यूनिट्स हैं इनके बीच रिलेशन अच्छे से याद होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब इज हाउ मेनी लीटर? 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो बेटा? 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का क्यूब इमेजिन कर लीजिए। 1 मीटर, 1 मीटर समझते हैं ना, करीब इतना होता है। 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक क्यूब इमेजिन करें और उसमें पानी भरें, तो उसमें कितना लीटर पानी भरा जाएगा? करीब 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। लास्ट वीक में सारी बातें हो चुकी है, जस्ट मैं याद दिला रहा हूं। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 मिलीलीटर। मिलीलीटर को ml भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और सेंटीमीटर क्यूब को cc भी बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml एग्जैक्टली सेम होता है। 1 लीटर में कितने ml होंगे? 1 लीटर में कितने ml? 1000 ml। एक लीटर में 1000 ml, ठीक है। तो cc या सेंटीमीटर क्यूब और ml की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है। 2 अलग अलग यूनिट्स हैं और उनकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा गलतियां करेंगे जिसमें आप, वो है प्रेशर। प्रेशर की क्योंकि मल्टीपल यूनिट्स होती हैं, प्रेशर की यूनिट्स का आपस में लिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। 1 at ATM, ये बहुत कॉमनली यूज होगी केमिस्ट्री में वाली यूनिट 1 ATM। 1 ATM और ऐसा यूनिट क्या है प्रेशर की? पास्कल। ऐसा यूनिट एटीएम नहीं है, बट केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होगी ये यूनिट। एटीएम का मतलब होता है हवा सी लेवल पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, दैट इज 1 एटीएम का प्रेशर। और 1 एटीएम का प्रेशर कितने पास्कल होता है? करीब 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। एग्जैक्टली 10⁵ नहीं होता 1 एटीएम, 10⁵ से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो 1 एटीएम कितने पास्कल है बेटा? 1 ATM is 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। रट्टा मार के याद रखना है, केवल केमिस्ट्री में ही नहीं फिजिक्स में भी यूज होगा, ये बहुत यूज होगा इंटर कन्वर्शन। वहीं 1 बार, ये भी एक यूनिट है प्रेशर की। 1 बार इज हाउ मेनी पास्कल? एग्जैक्टली 10⁵ पास्कल। Exactly 10⁵ Pascal. 1 bar is exactly 10⁵ Pascal, but 1 ATM is not exactly 10⁵ Pascal. 1 ATM is 1.01 into 10⁵ Pascal. ये छोटे छोटे अंतर हैं बेटा जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए पहले से इनको दिमाग में बैठाएंगे तो आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक और यूनिट है, वो है सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg का मतलब मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के लिए Hg सिंबल यूज होता है। ये यूनिट्स की डिटेल हम फिजिक्स में करेंगे बेटा, ये यूनिट्स आई कहां से हैं डिटेल हम फिजिक्स में करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम इसको रट्टा मार लेंगे।
क्योंकि जब हम केटीजी और फ्लूइड मैकेनिक्स करेंगे तब ये डिटेल में करने वाले हैं फिजिक्स में, बट अभी हमें यूज होने वाली है, इसलिए अभी से हमें एटलीस्ट फैक्ट पता होना चाहिए। तो एक एटीएम में कितने सेंटीमीटर ऑफ एचजी होते हैं? 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी याद रखना है। और अगर मिलीमीटर में लिखूंगा, भाई सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना आता है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। तो यहां 10 एक्स्ट्रा जनरेट हो जाएगा, तो कितना कितना हो जाएगा बेटा? वो 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी। तो ये यूनिट्स हैं जो याद रखनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होंगी। तो क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और अब आते हैं आर की वैल्यू पे। आर की वैल्यू पे, तो आर की दो वैल्यूज हैं बेटा, आर की दो वैल्यूज हैं जो हमें याद रखनी है। दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एसआई यूनिट्स में वैल्यू है और एक डे टू डे लाइफ में जो यूनिट यूज होती है उन पर वैल्यू है। तो आर की दो वैल्यूज, तो पहली वैल्यू है आर की एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट मतलब प्रेशर की यूनिट पास्कल लेंगे, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, बाकी एन और टी तो नंबर ऑफ मोल्स और केल्विन। तो आर की वैल्यू एसआई यूनिट में क्या हो जाती है? 8.314 पास्कल मीटर क्यूब। आर को एक तरफ रख के बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे, आर को एक तरफ रख के बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो आपको यूनिट नजर आएगी फिर आर की। बोलिए क्या हो गई यूनिट? पास्कल मीटर क्यूब पर मोल केल्विन। और मजे की बात है, पास्कल इंटू मीटर क्यूब एनर्जी की यूनिट बन जाती है। पास्कल इंटू मीटर क्यूब किसकी यूनिट बन जाती है? एनर्जी। और एनर्जी की ऐसा यूनिट का क्या स्पेशल नाम है? जूल। सुना है आपने पहले से? तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू इज 8.314 जूल पर मोल केल्विन। याद रखना है बेटा, रट्टा मार के याद रखनी वैल्यू। और दूसरा है जब प्रेशर की यूनिट एसआई ना लेके, पास्कल ना लेके एटीएम में लेंगे, और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब में ना लेके लीटर में लेंगे, तब क्या वैल्यू आ जाती है आर की? तब आर की वैल्यू आती है 0.0821। रट्टा मार के याद रखनी है, 0.0821। यूनिट क्या हो जाएगी तब? एटीएम लीटर। प्रेशर की यूनिट इंटू वॉल्यूम की यूनिट अपॉन मोल्स की यूनिट, टेम्परेचर की यूनिट। डिनोमिनेटर में मोल्स और टेम्परेचर की यूनिट आ जाएंगी। मोल्स टेम्परेचर की यूनिट में कोई पंगा नहीं है। मोल्स टेम्परेचर की यूनिट हमेशा, भाई एन की यूनिट हमेशा मोल होने वाली है और टेम्परेचर यूनिट हमेशा केल्विन होने वाली है। पंगा किन किन दो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स में आएगा बेटा? प्रेशर और वॉल्यूम। अभी तो एसआई ली थी, बट अब लेते हैं एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। एटीएम लीटर में प्रेशर की यूनिट जब आप एटीएम ले रहे हैं और वॉल्यूम की यूनिट आप लीटर ले रहे हैं, तब कैपिटल आर की क्या वैल्यू है बेटा? 0.0821। तो ये दोनों वैल्यूज बाय हार्ट याद रखनी है, अभी से रट्टा मार के रखनी है ये याद। आई कैसे, उस पर हम ज्यादा बात नहीं करने वाले। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए साइंटिस्ट ने, वहां से ये वैल्यूज निकल के आई, बट हमारे लिए इनकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो क्या है बेटा आर की वैल्यूज? पहली वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, यूनिट के साथ बोलिए बेटा। और आर की दूसरी वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, पूरा यूनिट के साथ बोलिए, तब आपको अंतर पता चलेगा दोनों में। यूनिट की वजह से चेंज आ रहा है ना, ये यूनिट बदल रहे हैं इसलिए वैल्यू बदल रही है।
पढ़ो आगे। चलिए, तो ये जो इक्वेशन थी बेटा हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे जाके, फिर इसको यूज भी करना है हमको और डिटेल में, बट जरा इन पर बेस्ड क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, अ गैस ऑक्यूपाइज 200, ये क्या है पढ़िए इसको, मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर एट अ प्रेशर ऑफ 0.820 बार। देख रहे हैं प्रेशर यूनिट क्या दी हुई है उसने सवाल में, बार, एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर केल्विन में नहीं दिया उसने, किसमें दिया है, डिग्री सेल्सियस। ऐसा बहुत बार करेगा वो सवालों में। हाउ मच वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.025 बार। आपने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होने लगेगी, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होने लगेगी, गैस की कम होने लगेगी ना। प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। 1 एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर आपने चेंज नहीं कराया, टेम्परेचर जो था वही का वही रखा। जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं बलून के अंदर आपकी गैस बंद है, बलून के अंदर आपकी गैस बंद है, फिर आप बलून को दबाने लग गए, बलून को दबाने लग गए तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं आप बलून पर जो लग रहा है, तो अंदर की गैस का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या होने लगेगी बेटा, कम होने लगेगी। तो आइडियल गैस इक्वेशन से इसको देखेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, भले ही 4 लॉज जो हैं गैस के वो नाम आपको पता होने चाहिए, बट यूज करते वक्त हम उनको इंडिविजुअली यूज नहीं करेंगे, यूज करते वक्त हम सिंगल इक्वेशन यूज करेंगे, उसी की आदत डालेंगे। किस सिंगल इक्वेशन की आदत डालेंगे बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बार बार उसकी आदत डालेंगे। कंफ्यूज नहीं होंगे कि चार्ल्स लॉ क्या था, बॉयज लॉ क्या था, गेलुसैक लॉ क्या था, अवोगाद्रो लॉ क्या था, कोई जरूरत नहीं उसकी। हमको सिंगल इक्वेशन से डील करना आना चाहिए, और वो सिंगल इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, उसी को हम यूज करना सीखेंगे यार। तो भाई आइडियल गैस इक्वेशन बोलती है पीवी प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर इंटू टी। अब जो मैं सिखा रहा हूं बेटा इसको ध्यान से सीखिए कैसे यूज करनी है आइडियल गैस इक्वेशन। तो इस सवाल में क्या क्या चीजें चेंज नहीं हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो कट कर दीजिए, टेम्परेचर को कट कर दीजिए, जो चीज चेंज नहीं हो रही है उसको कट कर दीजिए। और क्या चेंज नहीं हो रहा बेटा इस सवाल में, एन, आर तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, बट और क्या चीज कांस्टेंट है, एन, क्योंकि वो गैस के नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं हो रहे ना, वो गैस उतनी की उतनी है, तो ये भी कांस्टेंट है, इसको भी कट कर दीजिए। बाकी आर तो कांस्टेंट होता ही है, एन कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। तो बेटा प्रेशर इनटू वॉल्यूम को भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो अब हम इसको लिख देंगे कि P1 V1, पहले प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 थी, शुड बी इक्वल टू व्हाट बेटा, P2 V2। बाद का प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, प्रेशर और वॉल्यूम भी बदल रहे हैं ना इस सवाल में। तो P1 V1 शुड बी इक्वल टू व्हाट, P2 V2। क्लियर है सबको? बार बार ऐसा करेंगे हम, आगे भी सवाल आएंगे तो जो जो चीजें कांस्टेंट होंगी उनको आइडियल गैस इक्वेशन से कट कर देंगे। तो यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या है बेटा प्रेशर, पहले 0.82 बार, टेम्परेचर से कोई मतलब ही नहीं है, जो भी उसकी वैल्यू दी हो। क्यों मतलब नहीं है टेम्परेचर से फिलहाल, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, इसलिए वो इक्वेशन में आएगा नहीं बेटा। तो P1 की जगह कितना डाल दूं, P1 की जगह कितना डाल दूं, 0.82 बार। अभी बार ही बार रहने दीजिए, कन्वर्ट मत करिए उसको ऐसा यूनिट में, कोई जरूरत नहीं है, बहुत बार कन्वर्जन के बिना भी काम चल जाता है। 0.82 बार। वॉल्यूम कितनी बेटा, पहले कितनी वॉल्यूम है, 200 ml, जैसे यूनिट के साथ दिया वैसे पुट करिए। तो वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं 200 मिलीलीटर,
दैट इज इक्वल टू फाइनली प्रेशर कितना हो गया बेटा, कितना हो गया फाइनल प्रेशर 1.025 बार, तो 1.025 बार। और हमें पता है क्या लगाना है, वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम पता लगानी, वही पूछा है ना, हाउ मच वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाई, फाइनली कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है गैस, तो फाइनल वॉल्यूम V2 हमें पता लगानी है। तो देख रहे हैं बेटा, 4 चीजें इन्वॉल्व हुई, उसमें से 3 हमको गिवन थी और चौथी हमको पता करनी है। बार बार ऐसा होगा, तो बार से बार कट गया, सबसे पहले बार से बार कैंसिल हो गया, यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है कि मैं बार को पहले पास्कल में कन्वर्ट करूं, कोई जरूरत नहीं है। बार से बार कैंसिल हो गया, बचा केवल ml, बाकी नंबर्स बचे, मतलब V2 की वैल्यू किस यूनिट में निकल के आने वाली है, ml, मिलीलीटर में आने वाली है। बाकी नंबर की हम कैलकुलेशन कर लेंगे बेटा। तो इस 1.025 को यहां लाता हूं, तो ये हो गया 0.82 इंटू 200 अपॉन 1.025 मिलीलीटर, यही मेरी फाइनल वॉल्यूम होगी बेटा। ठीक है, अब जो मैं करने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से सीखेंगे, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में ये हमारे साथ चलता रहेगा। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जो सवाल आते हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत बार होता है। देख रहे हैं ना, यहाँ न्यूमरेटर में 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर एक घटिया से नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। ये नंबर देखिए, नंबर है 1.025 डिनोमिनेटर में। अगर आप पूरी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो मेहनत लगेगी आपको, यही नहीं लगेगी कि भाई आप पहले अगर पूरी कैलकुलेशन करने जाऊं तो ये 2 जीरो से 2 डेसिमल गए, 82 इंटू 2 बनाइए, 82 टू सा कितना हो गया 164, फिर डिवाइड करना है मुझे उसे 1.025 से, कितना ml आंसर होगा मेरा। अगर आप ये पूरा डिवीजन करने जाएंगे कि भाई 164 1 2 3 डिवाइडेड बाई 1025, मैंने डेसिमल गायब कर दिए वहां डिवीजन के लिए, डेसिमल गायब करना आता है ना, डिनोमिनेटर में 3 डेसिमल प्लेसेस राइट को ले जाऊंगा तो न्यूमरेटर में मुझे 3 जीरोस जनरेट करने पड़ेंगे। तो ये हो गया 164,000 को डिवाइड करना है 1025 से। अब ये पूरा प्रोसेस लॉन्ग डिवीजन का फॉलो करेंगे आप तो टाइम लगेगा बेटा, ये नहीं करना है। ठीक है, कोशिश करनी है टाइम बचाने की ना, हमको टाइम बचाना है हमको, और बहुत बार हमें अप्रॉक्स आंसर निकालना होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती बहुत बार हमको, क्योंकि सवाल ऑब्जेक्टिव होंगे बेटा। ये सवाल आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, 4 ऑप्शन होंगे ABCD, तो उनमें से हमें जज करना पड़ता है कि चारों में से कौन सा सही है, और चारों ऑप्शन में से ज्यादातर बार क्या होगा, ऑप्शन एक दूसरे से गैप पे होंगे, ऑप्शंस के बीच गैप होगा, तो इसलिए हमें अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए बेटा। तो अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक सिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे, एक होते हैं घटिया नंबर और एक होते हैं अच्छे नंबर। जैसे डेसिमल वाले नंबर घटिया हैं और होल नंबर या नेचुरल नंबर अच्छे हैं। अब देखिए जरा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में नंबर है 1.025, इसके नजदीक अच्छा नंबर क्या है 1, 1 बहुत अच्छा नंबर है ना। अगर ये 1.025 ना हो के 1 होता तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती ना, होती नहीं होती। दिक्कत कौन क्रिएट कर रहा है, डिनोमिनेटर में जो डेसिमल के बाद 025 है, ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है हमारी कैलकुलेशन में। तो तरीका ये है बेटा अप्रॉक्स कैलकुलेशन करने का कि घटिया नंबर्स को अच्छे नंबर्स में कन्वर्ट करिए, घटिया नंबर्स को अच्छे नंबर्स में कन्वर्ट करिए, लेकिन आप एक नंबर को चेंज करेंगे कैलकुलेशन में तो आंसर बदल जाएगा, बदलेगा ना। तो जब एक नंबर को आप चेंज करेंगे तो साइमल्टेनियसली किसी दूसरे नंबर को भी आपको चेंज करना चाहिए ताकि आंसर में उतना ज्यादा चेंज ना आए। अब यहां पर डिनोमिनेटर में है 1.025, ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है मेरी कैलकुलेशन में, तो मैं इसको
1 लिख देता हूं, इसकी जगह क्या लिख देता हूं, करीब 1। तो मैंने इस नंबर को थोड़ा घटा दिया, थोड़ा सा घटाया, घटाया ना, कितने परसेंटेज से घटाया? अगर पहले था 1.025, अब मैंने उसको 1 लिख दिया। जैसे पहले 102.5 था, मैंने उसको 100 लिख दिया, तो करीब 2.5% से घटा दिया मैंने नंबर। तो अगर मुझे सही आंसर निकालना है अप्रोक्सीमेटली, तो डिनोमिनेटर को अगर घटाया है तो न्यूमरेटर को भी घटाना पड़ेगा। देखिए, जब नंबर होता है ना फ्रैक्शन में x अपॉन वाई, तो अगर आप डिनोमिनेटर घटा रहे हैं, डिनोमिनेटर को थोड़ा डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे अगर मैं आपको सिंपल में डील करूं, जैसे 8/6 है, अगर डिनोमिनेटर में घटा के 3 कर दूं, तो न्यूमरेटर भी घटा के 4 करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को आधा करूंगा तो न्यूमरेटर को भी आधा करना पड़ेगा, तब ये नंबर की वैल्यू सेम रहेगी। भाई 8/6 और 4/3 बराबर ही होता है। तो जितने परसेंटेज से मैं डिनोमिनेटर को घटाऊंगा, अगर उतने ही परसेंटेज से मैंने न्यूमरेटर को भी घटाया, तो वैल्यू करीब करीब सेम रहेगी। तो मैंने डिनोमिनेटर को यहां 1.025 को 1 लिख दिया। क्यों लिखा 1? 1 ज्यादा अच्छा नंबर है कैलकुलेशन के लिए, बट केवल 1 लिख के काम नहीं चलेगा, उससे आंसर में थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा। तो मैंने डिनोमिनेटर को घटाया, तो न्यूमरेटर को भी क्या कर देता हूं बेटा, घटा देता हूं। न्यूमरेटर में ये नंबर तो अच्छा है, इसको नहीं छेड़ेंगे, 200 अच्छा नंबर है, इसको घटाएंगे 0.82 को। कितने से घटाऊं? करीब करीब उतने ही परसेंटेज से, जितने परसेंटेज से डिनोमिनेटर घटाया। डिनोमिनेटर मैंने करीब 2.5% से घटाया ना, तो 0.82 को भी करीब 2.5% से घटाता। 0.82 को आप 82 पढ़ लीजिए, 82 को का 2.5% करीब करीब 2 आएगा, करीब करीब क्या आएगा, 2 आएगा। इमेजिन कर पा रहे हैं कैलकुलेशन? 100 का 2.5% 2.5 होता है, 100 का 2.5% 2.5 होता है, 82 का 2.5% करीब करीब 2 होगा, या 0.82 का 0.8 हो जाएगा। तो इसको घटा के मैंने 1 किया, तो इसको घटा के करीब करीब क्या कर सकता हूं बेटा, 0.8। ये भी अच्छा बन गया थोड़ा सा। 0.82 ज्यादा अच्छा नंबर है या 0.8 ज्यादा अच्छा नंबर है? 0.8 ज्यादा अच्छा नंबर है कैलकुलेशन के लिए। अब मल्टीप्लाई कर देता हूं, अब मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया बेटा, अब कैलकुलेशन काफी इजी हो गई ना। 0.8 इंटू 200, काफी इजी कैलकुलेशन हो गई। कितना हो गया 0.8 इंटू 200? कितना हो गया? 160। जैसे अगर मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखाऊं, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें अगर हम, वैसे कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है, कैलकुलेटर यूज अलाउड नहीं है, हमें हाथ से ही करनी पड़ेगी। जस्ट समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूं आपको कि अगर मैं करूं 0.82 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइडेड बाई 1.025, ये तो एग्जैक्टली 160 आ रहा है। अगर पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते तब भी क्या आता है, ये 160, बट हमने अप्रॉक्स कैलकुलेशन की, तब भी आंसर क्या निकाला हमने, 160। समझ रहे हैं क्या? तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको घटिया नंबर्स को अच्छे नंबर्स में कन्वर्ट करना है। लेकिन जब एक नंबर को चेंज करेंगे, जैसे बहुत बार क्या होगा, डिनोमिनेटर में दिक्कत देगा, तो डिनोमिनेटर को अच्छे नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो साइमल्टेनियसली न्यूमरेटर को भी थोड़ा चेंज करेंगे, तब हमारी आंसर सही आएगा। अगर आपने केवल एक ही नंबर चेंज किया कैलकुलेशन के दौरान, तो फिर आंसर में चेंजेस आ जाएंगे। समझ रहे हैं क्या? तो आंसर क्या हो गया फाइनल, 160 ml। बढ़ो आगे। तो हम दो चीजें सीख रहे हैं बेटा, एक सीख रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना, और दूसरा कैलकुलेशन कैसे करनी है।
ये दो चीजें हम सीख रहे हैं यहाँ पर इन सवालों की मदद। बढ़ो आगे। अगला है अ बलून इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। अ बलून इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है हमारी, एट रूम टेम्परेचर इट विल बर्स्ट, बर्स्ट मतलब वो बलून फूट जाएगा इफ प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार। अगर प्रेशर 0.2 बार से ज्यादा हो गया तो बलून क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज 2.27 लीटर वॉल्यूम, 1 बार प्रेशर पे इतनी वॉल्यूम है, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बलून बी एक्सपैंडेड। अगर मैं बलून को एक्सपैंड करूंगा, वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, तो प्रेशर क्या होता जाएगा बेटा, 1 बार पे प्रेशर कम होता जाएगा। बलून को वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो बोल रहा है इफ द प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार देन इट विल बर्स्ट, और 1 बार प्रेशर पे गैस इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती है। तो मुझसे पूछ रहा है अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बलून बी एक्सपैंडेड। मैं बलून को उतना ही एक्सपैंड कर सकता हूं कि उसका प्रेशर कितना हो पाए, 0.2 बार। 0.2 बार से ज्यादा प्रेशर हुआ तो बलून फूट जाएगा। तो मुझे क्या क्या दिया हुआ है, मुझे इनिशियल प्रेशर दिया है, मुझे इनिशियल वॉल्यूम दी है, मुझे फाइनल प्रेशर पता है, और मुझे फाइनल वॉल्यूम निकालनी है। तो आइडियल गैस इक्वेशन में फिर से देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन क्या क्या चीजें कट होने वाली है भाई, टेम्परेचर सेम रहने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहने वाला है। चेंजेस जो हो रहे हैं फिर से किन किन दो चीजों में चेंजेस हो रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। तो इनको कट कर देता हूं। तो इक्वेशन फिर से क्या आ गई, वही जो पिछले सवाल में थी, क्या P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2। तो यहां रख देता हूं प्रेशर 1 बार, तो वॉल्यूम कितनी है 2.27 लीटर, 2.27 लीटर है ना वॉल्यूम, दैट शुड बी इक्वल टू। पर मुझे कितना प्रेशर चाहिए बेटा अपने उसमें, कितना प्रेशर चाहिए अपने बलून में, 0.2 बार, ज्यादा 0.2 बार। तो ये 0.2 बार रख दूं तो वॉल्यूम तब की मुझे पता करनी है। फिर से बार से बार कैंसिल हुआ, बार से बार कैंसिल हुआ, तो अब V2 मिल जाएगा। तो इसको LHS में लाऊं तो 2.27 डिवाइडेड बाई 0.2 किस यूनिट में आएगा आंसर, लीटर में। लीटर बची हुई है तो लीटर में आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू V2। अब ये कैलकुलेशन के लिए अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत नहीं है, ये डिनोमिनेटर में 0.2 नंबर है। 0.2 का फ्रैक्शन बताइए बेटा मुझे, 0.2 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। 0.2 फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/5 होता है ना। 0.2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/10, 2 से 10 कटा तो क्या हो गया 1/5। तो 0.2 की जगह मैं सिंपली 1/5 लिख सकता हूं, तो 5 न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो अब आराम से हो सकती है कैलकुलेशन, 5 × 2.27 बोलिए कितना आ गया, 7 5 35 कैरी 3 5 2 10 13 कैरी 1 11.35 लीटर इज फाइनल वॉल्यूम। मतलब मेरे बलून की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, 11.35 लीटर। इससे कम वॉल्यूम मैंने की तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ गया तो बलून फूट जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बेटा, सिंपल क्वेश्चन था ना, जैसे पिछला वाला था वैसा ही था, बस डेटा बदला हुआ था। नेक्स्ट चलिए, ऑन अ शिप sailing in Pacific Ocean where temperature is 23.4 degrees Celsius, a balloon is filled with 2 liter of air. What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 degrees Celsius? अब मुझे बताइए इस सवाल में क्या कांस्टेंट है, क्या इस बार टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर और वॉल्यूम बदल रही है ना, क्या कांस्टेंट है इस बार, प्रेशर। क्योंकि जो शिप है वो मैं एज्यूम करूंगा करीब करीब इक्वेटर के आसपास ही है,
तो वो इक्वेटर पैसिफिक ओशन में हो या इंडियन ओशन में हो, प्रेशर वहां करीब करीब 1 atm ही रहने वाला है। तो आइडियल गैस इक्वेशन को देखूं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो जो जो चीजें कांस्टेंट रहने वाली है उनको कट करते जाइए। किस किस को कट कर दूं बेटा इस बार? प्रेशर को कट कर सकता हूं, प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है? कांस्टेंट, और आर तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। तो इस बार रिलेशन क्या आ गई बेटा? सब कांस्टेंट्स को एक तरफ ले जाऊंगा तो ई को एक तरफ लाऊंगा, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 अपॉन T1 शुड बी इक्वल टू V2 अपॉन T2। कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी बेटा। एक्चुअली ये चार्ल्स लॉ है ना, एक्चुअली क्या है ये? चार्ल्स लॉ। बट हम ठीक है आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके निकाल लेंगे। तो V1 अपॉन T1 शुड बी इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 की जगह कितना डालूं? पहले कितना वॉल्यूम था उस बलून का? 2 लीटर डिवाइडेड बाई, क्या T1 की जगह मुझे ये डालना चाहिए 23.4? नहीं, क्योंकि ये डेटा किस में दिया है बेटा? डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ टेम्परेचर की क्या यूनिट पुट होती है? केल्विन। तो ये गलती नहीं करेंगे कि डिग्री सेल्सियस में डाल रहे हैं। सबसे पहला काम इसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 273 से ऐड करना पड़ता है, 273 नंबर ऐड करना पड़ेगा उसमें। कितना हो गया बेटा ये वाला टेम्परेचर? बताइए कितना हुआ? 273 ऐड करिए इसमें, 296.4, 273 ऐड करिए 296.4 केल्विन हुआ ना। और फाइनल टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, बट क्या हम डिग्री सेल्सियस में पुट करेंगे? नहीं, हमें केल्विन में पुट करना है। बताइए इसका केल्विन में बोलिए बेटा। 273 फिर से ऐड करिए इसमें, कितना हो गया? 299.1 केल्विन। अब डेटा पुट करूं मैं यहाँ, T1 की जगह कितना पुट करना चाहिए मुझे? 296.4 केल्विन इक्वल टू V2 तो मुझे पता लगाना है, T2 कितना दे रखा है मुझे? 299.1 केल्विन। बेटा टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, जब वो पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन में आ गई वो बलून, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम को भी बढ़ना पड़ेगा ना थोड़ा सा। वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो V2 की वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाइड बाई 299.1 डिवाइडेड बाई 296.4। ठीक है, क्या ये पूरी कैलकुलेशन करूंगा मैं? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, फिर 296.4 से डिवाइड करूंगा? नहीं, घटिया नंबर है, बट इनको अच्छे नंबर में कन्वर्ट करता हूं। कैसे कन्वर्ट करता हूं देखेंगे। 296 डिनोमिनेटर वाले घटिया नंबर को अच्छे नंबर में कन्वर्ट करना सबसे जरूरी है। 296.4 के नजदीक का अच्छा नंबर है 300। 300 बहुत अच्छा नंबर है। कितना बड़ा है इससे? 300 कुछ 3.6 बड़ा है, करीब 3.6 बड़ा है ना 296.4 से। मैं 3.6 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 300। तो अगर मैं इसको 300 कर रहा हूं, 296.4 को 300 में कन्वर्ट कर दिया आपने, 3.6 बढ़ा दिया उसको, तो करीब करीब 1% ही बढ़ाया आपने, करीब करीब 1% ही बढ़ाया है। तो इसको भी बढ़ा दूंगा, 296.4 को बढ़ा के मैंने 300 करा बेटा, 299.1 को भी थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, इसको मैंने 3.6 से बढ़ाया, तो इसको 3.6 से थोड़े बड़े से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से बड़ा है, जो बड़ा है उसको थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट से बढ़ाना पड़ेगा। तो 299.1 में 3.6 से थोड़ा बड़ा नंबर ऐड कर देता हूं। एग्जैक्टली 3.6 ऐड करता तो कितना होता? एग्जैक्टली 3.6 ऐड करता तो कितना होता? 299.1 प्लस 3.6 कितना हुआ बेटा? 299.1 प्लस 3.6 कितना हुआ? कितना हुआ?
299.6 प्लस 3.6, 299.1 प्लस 3.6 कितना हो जाता? कितना? 2302.7। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं इससे, तो करीब करीब इसको 302.8 कर देता हूं। अब मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो ये कितना आ गया? या बल्कि 9 कर देता हूं इसको, 9 कर देता हूं, नहीं 9 नहीं, हाँ 302.7 आया, करीब 7 ही कर देता हूं। 7 क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा नंबर, 2 जीरोस कम किए तो यहाँ आ गया डेसिमल, और 3 से ये कट जाएगा तो ये 1.009 1.009 बन गया, तो ये आ गया करीब 2.018 लीटर। कैलकुलेशन करना सीखिए बेटा, नंबर्स को, घटिया नंबर्स को अच्छे नंबर्स में कन्वर्ट करना। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दिखाऊं आपको, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 299.1 डिवाइडेड बाई 296.4 कितना आ रहा है? देखिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो कितना आ रहा है? 2.0182186। बट हमारा आंसर क्या है अप्रोक्सीमेशन करके? 2.018। काफी नजदीक है हम एग्जैक्ट आंसर के, काफी नजदीक है ना। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक सेम ही आंसर आया हमारा, समझ रहे बेटा? पूरा कैलकुलेशन करने में टाइम जाता नहीं जाता? घटिया नंबर है डिनोमिनेटर में, तो क्या किया मैंने? पहले घटिया नंबर को अच्छे नंबर में कन्वर्ट किया। डिनोमिनेटर घटिया नंबर को अच्छे नंबर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, तो मैंने उसको 296.4 से 300 किया, बट उसको बढ़ाया तो न्यूमरेटर को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को 299.1 नहीं रहने दूंगा मैं, तो उसको मैंने क्या कर दिया? 302.7। फिर ये डेसिमल्स गायब किए और 3 को भी कट कर दिया, तो फिर अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया बेटा, और आंसर जो आ रहा है वो एग्जैक्ट आंसर के काफी नजदीक आ रहा है, नहीं आ रहा है? बेटा आज की क्लास में जो सिखाया है, प्लीज घर जाके ये जो 3 सवाल कराए हैं इनको फिर से करिए और रफ कैलकुलेशन करना सीखिए, अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना सीखिए। फिजिकल केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि वरना आप कैलकुलेशन में इतना टाइम डिवोट कर देंगे कि क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे आपसे ज्यादा, इसलिए कैलकुलेशन में टाइम बचाना बड़ा जरूरी है, और हमें बहुत बार रफ कैलकुलेशन ही करनी होती है, अप्रॉक्स कैलकुलेशन ही करनी होती है मेजॉरिटी बार। ठीक है, तो क्या सीखा आज हमने? 2 बातें सीखी, एक तो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कैसे करना है, और दूसरा अप्रॉक्स कैलकुलेशन कैसे करनी है। क्लियर है बेटा? कंटिन्यू करेंगे कल इसी की आगे की प्रॉब्लम, आइडियल गैस इक्वेशन को आगे की प्रॉब्लम जो बची।